तो शुरू करते हैं बात। कहानी का सच और झूठ, ये आज का विषय है हमारा। और मैं इस विषय को थोड़ा-सा निर्मल वर्मा से के बहाने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि निर्मल वर्मा का जो जो नॉन फ़िक्शन राइटिंग थी निर्मल वर्मा की, उसमें वो बार-बार इस सवाल से रूबरू होते थे कि कहानी का सच क्या है? रचना का सच क्या है? तो अगर देखें तो किसी भी समय का जो सबसे बड़ा जो दस्तावेज होता है, वो वहाँ के जो जर्नल्स होते हैं, जो हिस्ट्री जिनसे बनती है, जिनसे इतिहास बनता है, वो उसमें कहीं रचनाओं की जगह नहीं होती। लेकिन फिर वो कौन-सी चीज़ होती है जो रचनाओं को जो है एक लंबे समय तक जीवित रखती है? जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन वो कौन-सी चीज़ होती है जो एनी फ्रैंक की डायरी को एक ऐसा जीवंत दस्तावेज बना देती है कि वो बरसों बरस तक हमारे लिए प्रासंगिक रहता है और वो देश काल की सीमाओं से परे चला जाता है। तो नासिरा जी ने असल में दोनों ही भूमिकाएँ निभाई हैं। उन्होंने बतौर जर्नलिस्ट जो है बहुत सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स के जो है इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसमें सिर्फ़ भारत ही नहीं बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान और कई देश शामिल हैं। और बतौर रचनाकार भी उनके काम का बहुत बड़ा वॉल्यूम रहा है। और ख़ास तौर से इन्होंने ईरान पर बहुत बड़ा काम किया है, वहाँ के ईरान के रिवॉल्यूशन को भी बहुत करीब से देखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से रचना जो है, उसको पार कर जाती है, जो जर्नल्स होते हैं या जो पत्रकारिता होती है, उससे अलग किस तरह से रचनाएँ अपने समय के सच को बयान करती हैं? नसीरा जी, मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ा-सा कुछ रोशनी डालें। आप सबको मेरा आदाब। ये मसला तो बहुत ही पुरस्कार और कहानी कैसे लिखी जाती, कैसे वो दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जो कुछ मैंने समझा है उसके लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि जब कहानी ज़िंदगी में उतर जाती है, तो वो सच्ची हो जाती है। और जब नज़रिए में आती है, तो वो आपको आगे लेके चलती है और एक नज़रिया आपको देती है। और जब उसमें सियासत शामिल हो जाती है, तो फिर वहाँ टकराहट हो जाती है। मुझे लगता है कि कहानी का सच और झूठ ढूंढना वक्त की बर्बादी भी हो सकता है, क्योंकि कहानी अगर आपको मुतासिर करती है और ज़िंदगी आपको छू लेती है गहराई से, तो आप इंसानों के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से निर्मल जी कहाँ भटक रहे थे और कौन सी सच्चाई की तलाश कर रहे थे। कहानी जब लिखी जाती है तो कभी-कभी पूरे का पूरा सच उसमें उंडेल दिया जाता है, लेकिन क्या वो कहानी फन की कसौटी पे पूरी उतर पाएगी, या वो किरदार जो सच्चा आपने लिखा है वो जब आता है कागज पे तो क्या आपको मुतासिर कर पाएगा? जिस तरह से एक सुनार बहुत बारीकी से एक जेवर बनाता है, लेकिन वो एकदम खालिश सोने से नहीं बना पाता है, उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है। और कहानी अगर उसमें कल्पना ना हो, उसमें रचनात्मकता ना हो और उसमें खुद राइटर अपने वजूद को ना डाले, तो मुझे लगता है कि वो कहानी कितनी दूर चलेगी, मैं नहीं समझ पाती हूँ। एक मर्तबा किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किरदार कैसे बनाती हैं? पता नहीं मैं किस मूड में थी। मैंने कहा था मैं कई अंडे तोड़ती हूँ और फेंट के फिर एक किरदार को बनाती हूँ। तो जो साहब बैठे थे वो गुस्सा होके जाने लगे, बोले आपने बड़ी अजीब सी बात कह दी। हो सकता है उनको मेरे इब्राज पे एतराज़ हो, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कि मैं किसी को वैसा कागज़ पे नहीं उतार पाती हूँ, जैसा मैंने उसको देखा है। मैं कई किरदारों को लेके और कई सच्चाइयों को लेके एक किरदार को गढ़ती हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए कि आपकी कहानी का सच क्या है, तो मैं 10 लोगों के नाम जो हैं, वो ले दूँगी। क्योंकि आपको प्रमाणिक फन के लिहाज से और जो पढ़ने वाला है उसके नज़रिए से भी आपको चलना होता है कि जो आप लिख रहे हैं वो दरअसल आपके कागज़ पर कितनी कामयाबी से उतरा है। तो मैं तो इसको ये कहूँगी कि एक गैर ज़रूरी बहस है
कि सच क्या है, सपना क्या है, कहानी क्या है। कहानी बकौल शानी के या अच्छी होती है या बुरी होती है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। जी, शुक्रिया। इसाक बाबिल की एक कहानी थी जिसमें एक सैनिक होता है जो एक बत्तख की गर्दन मरोड़ देता है और खून का फव्वारा छूटता है। कहा जाता है कि युद्ध की विभीषिका या युद्ध की हिंसा को अगर 2000 शब्दों में जो 2000 पन्नों पृष्ठों के जो है किसी नॉवेल में जो है उतनी भयानकता से नहीं बयान किया जा सकता, जितनी खूबसूरती से उन्होंने उस चीज को अपनी इस छोटे से एक घटना से जो है पूरे युद्ध की भयानकता या विभीषिका को सामने रखा था। या जैसे कि चेखो जो है गोरकी को जब उन्होंने एक लेटर में लिखा था कि अगर आपको चांदनी रात के बारे में कहना है तो आपको चांदनी रात के ब्यौरों की जरूरत नहीं है। आप कांच में जो है चांदनी का जो अक्स है, चांद का जो अक्स है, अगर उसको भी सिर्फ 2 लाइनों में लिख देंगे तो पूरा चांदनी रात जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो शायद यही बात है, यही कहानी का सच है, यही रचना का सच है कि वो एक एसेंस जो है चीज़ों को, अपने समय के एसेंस को लेके आती है, जो कि उस समय के, मेरा जो सवाल था वो यही था कि जो दस्तावेज होते हैं, जो जर्नल्स होते हैं, उनसे अलग कहानी किस तरह से एक ऐसे सच को सामने लेकर आती है जो कि लोगों तक पहुंच जाता है और हमेशा हमेशा के लिए वो सच जीवित रहता है। तो मैं सिद्दीक साहब से अगला सवाल करना चाहूँगा कि सिद्दीक साहब, क्या एक रचनाकार के ऊपर अक्सर ये दबाव रहता है कि जो उसका जो समय है, जो उसके समय की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उन कड़वी सच्चाइयों को वो किस तरह से देख रहा है और बतौर लेखक उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो मेरा ये सवाल था कि क्या उसकी जवाबदेही ज़रूरी है कि हमेशा वो जवाबदेही उसी तरह से हो कि वो अपने समय को बराबर दर्ज कर रहा हो, या हम लेखक को स्वतंत्र छोड़ दें कि वो अपने तरीके से चीज़ों को देखे और लिखे और उसमें कहीं न कहीं अपने समय का सच उसकी रचना में आ ही जाएगा? जी। दिनेश जी, मैं तो अपनी बात कहूँगा। तो मैं आपको बताऊँ कि इस मामले में मैं बहुत ही बदनसीब इंसान हूँ कि पिछले 40 बरस से मैं सच की तलाश में हूँ, मुझे आज तक वो सच नहीं मिला। मैं इस तलाश में बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान रहा। मैंने 40 साल तक फ़िक्शन लिखा है, उसे सोचा है। फिर लोगों ने कहा कि समाज में जाओ, सच वहाँ पे है। मैं समाज में गया, मैंने देखा सारे चेहरों पे नकाब पड़े हुए थे, चेहरे थे ही नहीं। सच मैं कहाँ से देखता वहाँ पे। मैंने जब इस नकाब को समझने की कोशिश की तो मैंने देखा कि ये नकाब बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक इंसान के जीने के लिए। जिसे योंग ने कहा था कि एक सोशल प्रेशर रहता है जो इंसान को एक नकाब पहनकर जीने पर मजबूर करता है। तो मैंने इस नकाब को तोड़कर अंदर के सच को जानने की कोशिश की, लेकिन ये नकाब इतना स्ट्रॉन्ग था, इसके में इतनी ताकत थी, या इसको कि इसे मैं तोड़ना तो दूर की बात, अगर मैं इसे उखाड़ना चाहूँ तो मुझे एक डर था कि शायद पूरा चेहरा ही उखड़ कर मेरे हाथ में आ जाए। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हें इस सच के लिए जानने के लिए कि सच कहाँ है, उन मुक़द्दस गाँवों में जाना पड़ेगा जहाँ आसमानी किताबें खुली हुई हैं, सच वहाँ है। मैं वहाँ गया, मैंने देखा वाकई वहाँ का सच बहुत मुकम्मल है, इसे तो आप छू भी नहीं सकते। लेकिन जब मैंने उसे अच्छी तरह से जानने की कोशिश की तो मैंने देखा कि हर किसी का अपना अलग अलग सच है, और ये वो सच है जो आपस में बहुत बुरी तरह से टकराते हैं। एक हिंदू का सच एक मुसलमान के सच से टकरा रहा है, मुसलमान का सच क्रिश्चियन के सच से टकरा रहा है, एक क्रिश्चियन का सच ज्यूज के सच से टकरा रहा है। तो मैं वहाँ भी बहुत नाकाम रहा, मुझे सच वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर किसी ने मेरे कान में सरगोशी की कि तुम गलत जगह भटक रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए साइंसदान के पास, सच उनके यहाँ पास है। और मैं गया साइंसदान के पास तो मैंने देखा कि साइंसदानों के ये बेचारे तो दुनिया के सबसे ज़्यादा कमज़ोर और बुज़दिल लोग हैं। सच के मामले में ये बहुत ही घबराए हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि आज का सच कल फिर बदल जाएगा। हर आदमी परेशान है कि न्यूटन के सच को आइंस्टाइन ने उलट दिया, आइंस्टाइन के सच को क्वांटम थ्योरी उलटने जा रहा है, क्वांटम थ्योरी के सच को हॉकिंस ने ब्लैक होल के ज़रिए एक सवालिया निशान के दायरे पे खड़ा कर दिया है।
और इस सिलसिले में मैं एक बहुत अच्छा वाक़या बयान करने की कोशिश करूँगा कि जो साइंसदानों की मजबूरी और उसकी अज़मत को भी बयान करता है कि 3 साइंसदान एक साइंस कांग्रेस में शिरकत करने के लिए आयरलैंड गए। तो वो एक चरागाह में टहल रहे थे, थोड़ी फुर्सत थी, तो वहाँ उन्होंने एक काली भेड़ देखी। तो एक साइंसदान ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आयरलैंड की भेड़ें काली होती हैं। तो दूसरे साइंसदान ने कहा कि तुम अपना जुमला सही कर लो, ये जुमला सही नहीं है। सही जुमला ये होगा कि तुमने जो भेड़ देखी आकर आयरलैंड में वो काली थी। तो तीसरे साइंसदान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा भी कहना सही नहीं है। तुम सिर्फ इतना कह सकते हो कि तुमने जो भेड़ देखी थी उसका तुम्हारी की तरफ का रुख काला था, उसके पीछे क्या रंग था तुम्हें इसका पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे सच कहाँ मिलता। और मैं बहुत परेशान था, और मैं थोड़ा सा पर्सनल भी हो रहा हूँ कि अचानक मुझे रेख्ता का ये दावतनामा मिला। मैंने महसूस किया कि शायद रेख्ता वालों को सच मिल गया हो, और मैं बहुत खुशी खुशी यहाँ आया। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि रेख्ता वाले खुद परेशान हैं। शायद उन्होंने इसलिए इस पैनल डिस्कशन का इंतज़ाम कर दिया कि सच को शायद लोग ढूंढ कर निकाल पाएँ। लेकिन यहाँ मसला ये है कि उन्होंने गलती से मुझे इसमें शरीक कर लिया है, और ये मुमकिन है कि इस पैनल डिस्कशन के ख़ात्मे पर सच आपके हाथ में आए या ना आए, शायद झूठ भी आपके हाथ से निकल जाए। जी। मेरा एक आपसे एक सीधा सवाल है कि बाहर जो कुछ सड़कों पे हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, क्या आप बतौर लेखक उसके प्रति दबाव महसूस करते हैं, उसके प्रति जवाबदेही महसूस करते हैं? और अगर महसूस करते हैं तो फिर वो रचना में कैसे रिफ्लेक्ट होता है? देखिए, बाहर जो कुछ हो रहा है आपका मतलब है रियलिटी से। बिल्कुल, रियलिटी से, जी हाँ। हमारे पॉलिटिक्स की और मैं रियलिटी, आपको सोसाइटी बता की रहा हूँ, रियलिटी। आज का इंसान रियलिटी से परेशान है। अगर परेशान नहीं होता तो वो आज ऑल्टरनेट रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ये वो डिजिटल सपोर्ट है जिसके ज़रिए वो अपनी रियलिटी को और ज़्यादा खुशगवार बनाना चाहता है, उससे भागना चाहता है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि रियलिटी ने हमेशा फिक्शन निगारों को बहुत परेशान किया। यहाँ तक कि बहुत से फिक्शन निगारों ने रियलिटी को तज कर खुद अपनी रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश की। तो कहीं वो एक पलायन तो नहीं बन जाता है कि हम नहीं, अपनी रियलिटी पलायन से नहीं जो है, मैं है। आपको बता जी, रहा हूँ ये। अब आप मार्किस का ही नाम लें। जी। मार्किस ने रियलिटी को जब मैजिक रियलिज्म का सहारा क्यों लिया? क्योंकि उन्हें वो रियलिटी रास नहीं आ रही थी जो जिसे आप सड़कों पर जिसे आप नाम कह रहे थे। तो उन्होंने मैजिक रियलिज्म के सहारे अपनी रियलिटी की क्रिएट की। उन्होंने अपने मकानों जो फर्जी शहर था उसमें ऐसे ऐसे किरदार लाए। एक किरदार था जिसके जिस्म के गिर्द तितलियां मंडलाती रहती थी। एक किरदार था जिसके सुअर की दुम थी। एक किरदार था, एक पंखों वाला आदमी था वो, हाँ, एक हाँ। किरदार था जिसे ये यकीन था कि टेलीपैथी के जरिए उसकी सर्जरी कर दी जाएगी। और एक किरदार ऐसा भी था कि उसे फायरिंग स्क्वाड का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जिंदा रहा और सारी जिंदगी गोल्ड फिश बनाता और पिघलाता रहा। लेकिन अब दूसरी तरफ आए, जॉन बार्थ का नाम लेते हैं, जिसने कहा था कि दुनिया रियलिटी से थक चुकी है, रियलिटी एक बदबूदार पानी बन चुका है। उन्होंने एंटी रियलिज्म की तख्लीक की और अपने नावलों में इसका इस्तेमाल किया। उससे आगे जाएं तो आपको बार्थेल्म की तरफ देखेंगे कि उन्होंने रियलिटी को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसका कोलाज बनाकर फिक्शन में ले आए। लेकिन सबसे अहम नाम जो फिक्शन का जिससे मैं बहुत मुतासर हूँ वो है बोर्खेस। बोर्खेस ने क्या किया? रियलिटी और ड्रीम यानी जागने और सोने के दरमियान के फ़र्क को, हकीकत और ख्वाब के दरमियान के फ़र्क को उन्होंने पूरी तरह से मिटा दिया। उनका एक बहुत कोई प्रसिद्ध फैक्ट्स है और वो। फिक्शन के जी, दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं रहा कि उनकी नज़र में। वो सपने में देखते हैं कि एक तितली बन हाँ, गया हूँ, और वो कहते हैं कि हाँ, क्या पता वो तितली सचमुच में हाँ, हो, जो सपना देख रही हो कि ये बिल्कुल। मैं तो हूँ। अब मैं यही कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को शूट कर रहा हूँ कि जी, रियलिटी जो है वो बड़ी ही बेकार में नहीं कहूँगा, ये इट इज़ रॉ मटेरियल आफ्टर ऑल। लेकिन रियलिटी बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है। सड़क पर एक वाकया हो गया, वो रियलिटी नहीं है। इस बहस में जाने से शायद यहाँ पर वक्त कुछ कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं मौज़रत चाहता। बिल्कुल। मैं आबिद सुरती साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। 2
बड़े आबिद साहब गुजराती के एक बहुत अहम कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और आपकी एक किताब बड़ी मशहूर है, काली किताब के नाम से। लेकिन एक इनकी शख्सियत का और पहलू है कि आर के लक्ष्मण के कॉमन मैन के बाद दूसरा जो पूरे मतलब कह लीजिए कि कार्टून के हिस्ट्री में जो सबसे पॉपुलर था वो था डब्बू जी। और दोनों में एक बड़ी समानता है कि कॉमन मैन और डब्बू जी ये एक ऐसे भारतीय व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते थे जो एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति था, और जो जिसमें ये कैपेसिटी थी कि वो अपने ऊपर भी हंस सकता था। और उसके जीवन में जो छोटी छोटी जो एक आम मिडिल क्लास की करीब 30 दशक तक जो है, 3 दशक तक इन्होंने 30 सालों तक जो है धर्मयुग में जो है उसको किया, और आज भी लोग उसको याद करते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको पता ही होगा उसके बारे में। तो मैं आबिद साहब से यहाँ इसके बहाने, इस कार्टून कैरेक्टर के बहाने ये जानना चाहता हूँ कि वो जो कॉमन मैन था जी, हमारे भारत का, क्या वो कॉमन मैन आज भी आपको लगता है बचा हुआ है, या हम इतने सारे टुकड़ों टुकड़ों में बट चुके हैं और इतने सारे जो है शंकाओं से घिर चुके हैं, इतनी परेशानियों से घिर चुके हैं कि वो कॉमन मैन भी कहीं खो गया है, कि डब्बू जी इतिहास बन गए हैं? कॉमन मैन तो जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी है। पहले जो आम आदमी जो था वो इतना परेशान नहीं था जितना आज है। अगर हम कहानी पर आते हैं और कहानी के सच और झूठ पर आते हैं हम, तो पहला सवाल मेरे भीतर, आप लोगों के सबके अलग अलग ख्यालात हैं, मेरे अपने ख्याल ये कि मैं लिखता किस लिए हूँ, पहला सवाल। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो एक्सीडेंट था। मैं तो बेसिकली चित्रकार हूँ, कार्टूनिस्ट हूँ, जैसा इन्होंने बताया। लेखक तो मैं कभी बनने का सोचा ही नहीं था। मुझे कोई राइटर से कोई मतलब नहीं था, कोई एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, और मैंने पूरा उपन्यास लिख डाला। उपन्यास लिखना भी, वो भी उपन्यास भी नहीं था। हम सच झूठ पर बात कर रहे हैं कि उसमें कितना सच था कितना झूठ था। वो यूं हुआ था कि कॉलेज के दिनों में एक लड़की से प्यार हो गया, और जब पहला पहला प्यार टूटता है तो लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है। ऐसा झटका लगा कि समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। बेसिकली फिर भी मैं इंट्रोवर्ट था, कोई दोस्त नहीं था, किसी से मैं कह नहीं सकता था, और बड़ा परेशान था। तो मुझे लगा कि कुछ कागजात लूं और लिखना शुरू करूं, और जो जो हुआ मेरे साथ में लिखता चला जाऊं। तो इंसिडेंट याद आते गए, लिखता चला गया, तो 300-400 पन्ने हो गए लिखते लिखते। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं उपन्यास लिख रहा हूँ या कोई निबंध लिख रहा हूँ या क्या लिख रहा हूँ। अब हम रहते थे एक छोटी सी खोली में, चॉल सिस्टम, और हमारे चॉल सिस्टम में हमारे साथ में करीबन 20-25 खोलियाँ थी, कमरे थे। तो एक कमरे में कबाड़ी रहता था। तो कबाड़ी जो गुजरता था मेरे दरवाजे के बाहर से, तो देखता था कि ये बंदा कर क्या रहा है। अचानक उसको क्या हो गया कि कागज पे कागज लिखता चला जा रहा है। तो करीब करीब खत्म होने पर आया था मेरा, यानी कि बातें लिखना करीब करीब खत्म होने पर आया था। तो वो एंटर हुआ कि आबिद क्या लिख रहा है तू? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। था कबाड़ी था। मैंने कहा ले जा, जो कागज बेचेगा, जो पैसा मिलेगा वो तेरा, करके मैंने उसको सारे कागज उसको सौंप दिए। वो कबाड़ी जो था पढ़ने बैठा होगा, पढ़ा तो ऐसा इम्प्रेस हुआ कि मैं वो सारे पन्ने लेकर उसने एक प्रकाशक को दिए। ये 60s कहानी। कबाड़ी ने प्रकाशक को दियो। प्रकाशक जो था गुजराती का, यानी कि कहा जाए कि तरक्की पसंद, सिर्फ उपन्यास तरक्की पसंद छापता था वो। उसने पढ़ा तो मुझे घर पर आया मेरे, और एग्रीमेंट कर कर 500 रुपए दे गया, और मुझसे कहा कि जरा इसको आगे पीछे कर लो। अब इसे आप क्या सच कहेंगे झूठ कहेंगे, क्या था वो? मेरी नज़र में पूरा सच था। पढ़ने वालों के लिए तो उपन्यास ही था, फिक्शन।
तो अभी तक मेरे समझ में जो आ रहा है वो ये कि ये मैंने लिखा था अपने अपने भीतर की जो वेदना है, जो तकलीफें थी, वो बाहर निकालनी थी मुझे, वो निकल गई। उसके बाद में मुझे लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ, बड़ा आसान है। फिर मैंने शरद बाबू को पढ़ना शुरू किया। इस तरह मेरा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। और अब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में 2-4 लकीरें रहती है कि मैं जो लिखूं वो कुछ दे जाए सोसाइटी को, लोग उसमें से कुछ गांठ बांध ले। मसलन मैंने 72 साल का बच्चा किताब लिखी, बहुत ही पॉपुलर हुई। तो उसमें भी एक छोटी सी बात है कि आदमी रिटायर नहीं होता। जैसे मेरी अपनी जिंदगी, वो 72 में जो किताब लिखी थी बिल्कुल उसी ट्रैक पर चल रही है कि जब आदमी सोच लेता है कि मैं रिटायर हो गया हूँ, अब तो चैन से आराम से घर पर बैठूंगा, तो ऊपर वाला उसको रिटायर ही कर देता है और टायर बना के डाल देता है कब्र में। तो सोच जो हमारी है वो कैसे बदलती है, और उसमें सच और झूठ की गुंजाइश, मैंने तो कभी इस विषय पर सोचा ही नहीं कि मैं सच लिख रहा हूँ या झूठ लिख रहा हूँ। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने लिखा। तो मुझे लगता है कि शायद जो है हमारा जो निजी दुख, निजी तकलीफ होती है एक बड़े राइटर की या एक महत्वपूर्ण राइटर की, वो वो अपने आप अपने समय के जो है तकलीफ़ों को, दुख को बयान करती है। जैसे कि एलियट ने जब वेस्टलैंड लिखा था तो उन दिनों जो है वो निजी रूप से बहुत परेशान थे। उनकी अपनी पारिवारिक दिक्कतें थीं, उनके अपने रिलेशनशिप की दिक्कतें थीं, और उसी दौर में संयोग से उन्होंने वेस्टलैंड जैसा एक महाकाव्य भी लिख दिया। तो नसरा जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने बहुत एक लंबा समय देकर, करीब 35 सालों का शायद वक्त देकर, अदब में बाईं पसली, इस पर आपने काम किया है। और जाहिर सी बात है इसके नाम से जो लगता है कि ये आधी आबादी जिसको हम कहते हैं कि उसकी बात है, रचनाओं के जरिए उसकी बात है। और इसमें आपने सिर्फ भारत और को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और कई देशों के लिटरेचर को समेटा है और उसका अनुवाद भी किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने बड़े काम, इतनी बड़ी एंथोलॉजी पे काम करने के बाद आपको क्या लगा? आप किस तरह से जो है वो जो सच है जिसको आज हम कहते हैं ना कि हाशिए का सच, जिसमें सबाल्टर्न जो है आता है, जिसमें जो है थर्ड जेंडर आता है, जिसमें आधी आबादी आती है, उसका सच किस तरह से जो है फिक्शन में बयान हो पा रहा है? आप बताएं प्लीज। जैसे आप सुरती साहब ने कहा कि आदमी कुछ सोच के बड़ी प्लानिंग से कोई मकान तो बना नहीं रहा है कि वो अपना जेब भी देखे और ये भी देखे कि उसको कितने कमरों की ज़रूरत होती है। एक राइटर है, उसका एक अपना ऑब्जर्वेशन होता है, एक दुख होता है, एक टीस होती है, वो बड़ी ईमानदारी के साथ वो कागज़ पे उतारता है। और अगर मैं इन सारे मुल्कों पे, जो 7 मुल्कों के लिटरेचर को मैंने पढ़ा, और उर्दू को मैंने बचपन से पढ़ा, हिंदी को पढ़ा, अंग्रेज़ी का, उस सब में मुझे लगा कि एक दौर था जब हिस्टोरिकल नॉवेल लिखे जाते थे, किरदारों पे होता था। फिर मैं सीधे आती हूँ इंसानी दुख पे, और मैं कुछ हिंदुस्तानी कहानियों का भी जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि हर आदमी अंग्रेज़ी के लोगों को पढ़ नहीं पाता है। उसके बाद हम बंटवारे पे आते हैं। एक सिरे से जो बंटवारे का लिटरेचर लिखा गया है, वो चाहे पाकिस्तान का हो और चाहे हिंदुस्तान का है, उसमें दर्द बहुत है और सच्चाई भी बहुत है। अब हो सकता है कि निर्मल वर्मा इसको छांटते कि कौन सच्चा घटना है और कौन नहीं है, लेकिन उसमें इंसानी दुख की तपकन है, टीस है। वो आपको इससे परे ले जाता है कि आप इस डायलॉग में फंसे, क्या सच है और क्या झूठ है। अब इसमें हम 2 राइटर्स को लेते हैं। एक अस्मत आपा की कहानी है, नन्ही की नानी। मुझे लगता है कि अस्मत आपा बहुत ज़बान से भी खिलवाड़ करती थी, लोगों को चिढ़ाती भी थी और सच्चाई को बहुत कस के पकड़ती थी, और वो उनकी इस कहानी में है। तो अगर आप सच को खाली निकाल लीजिए तो फिर वो सच मज़ेदार नहीं होगा, वो आपके दिल पे असर नहीं करेगा जब तक वो सारी खूबियाँ राइटर के कलम से कागज़ पर नहीं उतरती हैं। और दूसरा नाम है जो मेरी पसंदीदा राइटर हैं,
क़रतुल-ऐन हैदर, उनके यहाँ देखिए हिस्ट्री है, उनके यहाँ ज़िंदगी का सच है, उनके किरदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुख से निकले हुए किरदार हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं और एक कहानी का नाम मैं इस वक्त भूल रही हूँ, वो कुछ उसका हिंदी मैंने तर्जुमा किया था, कुछ वृक्ष कुछ था बहरहाल। तो उसमें जो उन्होंने एक औरत का जिक्र किया है, वो उस जगह जाके काम करती हैं जहाँ पे पेशेवर औरतें रहती हैं। तो अब यहाँ दो तरह का सच आ गया, जैसा आपने कहा। एक वो जो औरत जवान लड़कियों को अपने फ्लैट में रख रही है, और एक वो जो बहुत ही पाक साफ कमाई करने के लिए उनके घर में नमाज रोज़ा, और कहती है कि ये बहुत ही ईमानदारी की कमाई है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये एक नज़रिया है जो मैंने पहले आपसे कहा कि ज़िंदगी का नज़रिया, ज़िंदगी का अनुभव, ज़िंदगी की ठोकरें आपको क्या दिखाती हैं और क्या नहीं दिखाती हैं। अब मैं आती हूँ जो मैंने ट्रांसलेशंस किए और उसके ज़रिए जो मैंने पड़ोसी मुल्क की चीज़ों को पढ़ा, उसमें अरबी कहानियाँ भी थी, फ़ारसी भी थी। अब मैं फ़ारसी कहानियों को अगर लूँ तो उसमें भी वही जो चीज़ें हैं कि कब उनके यहाँ कौन सा इनकलाब हुआ, कब उनके यहाँ औरतों की आज़ादी की बात हुई, कब बाज़ार में किसी तरह का हंगामा हुआ, वो एक सिरे से वही चीज़ है। जब आप मुआवजना करते हैं तो वही चीज़ हिंदी में लिखी जा रही, वही उर्दू में लिखी जा रही, वही फ़ारसी में लिखी जा रही। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ बहुत ज़्यादा घुटन होती है, वहाँ बड़ी खूबसूरत एक्सप्रेशन से चीज़ें निकलती हैं, जो अरब की कहानियों में है। जो रेगिस्तान में रहने वालों की कहानियाँ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ हैं, और उतनी ही खूबसूरत कहानियाँ जो इराक़ के रेगिस्तान से उठती हैं, वही मुझे राजस्थान के बहुत सारे राइटरों में मिलती हैं। तो ये उनका सच है, लेकिन हमने वो सच नहीं देखा। हमने सिर्फ रेगिस्तान पे किताबें पढ़ी बद्दुओं के बारे में, और जब किसी को जलील करना होता तो हम कहते हैं बद्दू हो क्या। लेकिन बद्दू के जो ईमान है, जो उनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं कोई अंग्रेज़ की किताब पढ़ रही थी अंग्रेज़ी में, उसमें एक बहुत खूबसूरत था कि वो बद्दुओं के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया आसपास दुबई के, और जब वो जाने लगे तो वो उनको शहर ले गए और होटल में ठहराया और कार दे दी, कार चलाते रहे। फिर उनसे कहा तुम ठहर जाओ, उस अंग्रेज़ राइटर ने कहा तुम ठहर जाओ और यहाँ ज़िंदगी करो। वहाँ बहुत कहा यहाँ कोई ज़िंदगी ही नहीं है, ज़िंदगी तो वहाँ है जहाँ हम रोज़ स्ट्रगल करते हैं। तो आप अगर रंदे की तरह ज़िंदगी को किसी बढ़ई की तरह चिकना करते हैं उस लकड़ी को, तो मुझे लगता है उससे जो कहानियाँ निकलती हैं वो हमारे दिल, दिमाग और ज़िंदगी के करीब कहानियाँ हैं। और इन कहानियों से गुज़रते हुए जब मैं बंटवारे की कहानियाँ देखती हूँ, उसके बाद एक ट्रेंड चला कि सारे लोग जो हैं बेईमानी पे लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी खूबसूरती तो है कि धड़कता है आपका टाइम आपकी कहानियों में। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जो जैसा कहते हैं शिकायत है, वो ये है कि ज़्यादातर राइटर नकल में, और एक अच्छी कहानी अगर आ जाती है तो उसी के तर्ज पे लिख के उसमें शामिल होना चाहते हैं, यानी कार्बन कॉपी। इतनी ज़्यादा कार्बन कॉपी नाम बदल के, सिचुएशन बदल के आजकल भी लिखी गई और कुछ साल पहले भी लिखी गई। ये एक तरह की बेईमानी और जालिमाना हरकत है राइटर की तरफ से कि दूसरे राइटर की कहानी के समक्ष आप अपनी कहानी रखने के लिए उसकी जो अहमियत है और उसका कलम है उसको आप कबूल नहीं करते हैं। तो ये हमारे टाइम की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम जो हैं अपनी पहचान जो है वो भेड़ चाल में कर रहे हैं। आप कोई भी कहानी हिंदी में उठाइए, अच्छा इसमें
औरत का विलाप है, ओहो, तो ये मर्द बड़ा अजीब सा है। अच्छा, फिर आप कविता करिए तो वहाँ बकरी और पठान करके, मतलब कोई तुक समझ में नहीं आता इन दोनों चीज़ों का, लेकिन औरतें जो हैं रोना रो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदब के लिए बहुत ही तकलीफ देह हैं। और इसी रिएक्शन में ये जो अदब में बाई पसली मैंने एशियन कहानियों, नॉवेलों, इन सब का ट्रांसलेशन किया, उसमें मैंने कहा कि जो कला है, जो फन है, वो औरत और मर्द नहीं होता है। मर्दों ने हसीन और बहुत ही दमदार कैरेक्टर्स दिए हैं, तो इसलिए इसको आप अपने विमर्श में शामिल करके फन को एकदम दोवम दर्जा न दीजिए। और आज आप सवाल कर सकते हैं कि क्या हकीकत है, तो हकीकत तो यही निकल के आती है कि अगर आप स्त्री विमर्श को निचोड़ दें तो लगे कि सारे मर्द बहुत ही बुरे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को। तो मैंने जिद में इस सदी के शुरू में 4 कैरेक्टर्स सिर्फ इसलिए लिए थे कि वो सच्चाई जो दब रही है कि अच्छे मर्द हैं लेकिन उन पे फोकस नहीं हो रहा है, तो मैंने अपने हीरो औरतों की जगह मर्द रखे। क्योंकि ये जो डिसबैलेंस हो रहा है कि सच्चाई के नाम पे आप झूठ गढ़ रहे हैं और झूठ का इस्तेमाल उतना ज्यादा कर रहे हैं कि सच्चाई जो है वो अपने में बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो सच्चाई है लेखक की, उसमें एक ईमानदारी होती है। ईमानदारी समाज से हो या ना हो, पाठक से हो या ना हो, अपने से हो, अपनी फीलिंग से हो। जैसे सूरती साहब ने कहा कि एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से लिख गई और उसको किसी आलोचक ने प्रकाशक तक नहीं पहुंचाया, एक कबाड़ी ने, क्योंकि कबाड़ी ने उसमें अपनी जिंदगी की सच्चाई देख ली, उस तकलीफ को उसने महसूस कर लिया। तो जो कहानी है वो सच्चाई से अब बहुत दूर होती जा रही है और वो चीज़ें हो रही हैं जो बड़े आज़ादाना तरीके से, एक परिंदा है जो उड़ता ही चला जा रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उर्दू में क्या हो रहा है वो भी मैं देख रही हूँ। कुछ कहानियाँ बहुत शानदार लिखी गई, कुछ नॉवेल बहुत अच्छे आए, इसी तरह बाहर की दुनिया के है, हिंदी में भी यही है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मैं ये कहूँगी कि वो भटक रही है। ना उसको सच की तलाश है, ना उसको झूठ की तलाश है, वो बस एक सनसनीखेज, एक बहुत ही अजीब तरह की राइटिंग में फंस चुकी है। जी। तो आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं सिद्दीक साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि लिटरेचर में, साहित्य में हाशिए के किरदार बहुत आते हैं, बार-बार आते हैं। वो दोस्तोयेव्स्की में भी आते हैं, वो मंटो में भी आते हैं, और वो बाद के दौर में जब मैं आपकी कहानियाँ देखता हूँ या खालिद जावेद की कहानियाँ देखता हूँ या उदय प्रकाश की हिंदी में देखता हूँ, तो उसमें भी हाशिए पे रहने वाले वो किरदार जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, वो कहीं बिल्कुल जो है सोसाइटी से फेंके हुए निराश्रित से लोग हैं, वो आते हैं। तो क्या वजह है कि बार-बार लिटरेचर में जब ये किरदार आते हैं तो किस सच को बयान करते हैं? वो हमारे समाज के किस हकीकत को बयान करते हैं? क्योंकि जो किरदार हाशिए पे चला गया है वो असल में सच के स्पेक्ट्रम से बाहर कर दिया गया है। सच क्या है? जो समाज इत्तेफाक राय पे आ गया वो सच बन गया, जो उसके खिलाफ रहा वो हाशिए पे चला गया। हाशिया बजाय खुद एक बहुत बड़ा इलाका है। हम जब हाशिया कहते हैं हमारा मतलब होता है कि एक पतली सी लकीर है, उसके वहाँ उससे बाहर कुछ लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ हाशिया ज़्यादा इलाका है। पूरे स्पेक्ट्रम में अगर हाशिया का कलर देखें तो हाशिया का कलर सबसे ज़्यादा गहरा, सबसे ज़्यादा है। वो हमारे ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ आप हाशिए को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। और सच, वाकई अगर सच का वजूद है तो मैं समझता हूँ वो हाशिए पे ही मौजूद है। अभी नासिरा जी ने वो कुछ हिस्ट्रिकल नावल की बात कही, कुर्रतुल ऐन हैदर की बात कही उन्होंने। मैं वापस ट्रैक पे आते हुए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि
ये हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद के जो आलमी हुए हैं, इन सब की बातें हुई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हिस्ट्री क्या है? एक ऐसा मकाम है जहाँ पर फैक्ट और फिक्शन जाकर मिल जाता है। मैं बता रहा हूँ किस तरह कि हिस्ट्री जब जब वाक़यात ख़त्म हो चुके होते हैं तो कई साल गुजर जाने के बाद, कभी कभार हज़ारों साल, सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद वो तारीख़दान उसे लिखता है। वो अपनी जांच करके, वो तफ्तीश करके, वो एक सच्चाई के, वो समझता है कि मैंने सच लिखा है, वो सच ही लिखता है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये वो वाक़यात के मलबों को लेकर अपना किला तामीर करता है। ज़ाहिर है कि उस किला की तामीर के वक्त उसे बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ उसे जिस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है वह ज़ुबान का। और ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि आपने उसे छेड़ा नहीं कि फैंटेसीज़ में दाखिल हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि कोई प्योर साइंटिस्ट हिस्टोरियन कहीं मौजूद है। वो किसी न किसी तरह से अपने वाक़यात में फैंटेसी का इस्तेमाल करता ही अब है। तो अपने अपने तरीके से इतिहास को इंटरप्रेट भी किया जाने लगा है। जी बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि मुग़लों के बिना कोई ज़हन जो है चलता ही नहीं है। या तो वो मुग़लों को नेगेटिव अंदाज से देखते हैं या पॉजिटिव अंदाज से देखते हैं। जब उनको गुस्सा चढ़ता है तो वो मुग़लों को वो कुछ कर देते हैं। इधर बहुत सारी नॉवेलें आई हैं और उस झूठ पे तामीर की गई हैं जिसको वो तारीख कहते हैं। अब किसके पास इतनी फुर्सत है कि वो लौट के अपने अतीत में जाए और वो सारी चीज़ें करे। वैसे मुझे कोट करना चाहिए या नहीं, एक तस्वीर जो मेरे जहन में बनाई गई थी कि ये थी कि एक बादशाह जिसने मोहब्बत का एक नमूना ताजमहल में दिया और वो कैद में आके बाहर देखता रहता है ताजमहल को। अब एक बेहद हसीन तस्वीर, मतलब ब्रश, रंग और हर चीज़ में उसकी बनाई गई है और नीचे लिखा गया है कि वो दिन भर शराब में मस्त रहता था और हसीनाएं उसके सामने रहती थीं। वो कुछ कर तो नहीं पाता था, लेकिन औरंगज़ेब ने उसको इस सब से, आप बिलबिला उठते हैं। जिस सच को लेके आप बड़े होते हैं और आपका पुख्ता यकीन हो जाता है कि ये सच है, क्योंकि आपको कोर्स में पढ़ाया गया, आपके बुजुर्गों ने बताया और दुनिया उस मोहब्बत की तारीखी उसके को देखने आती। दुनिया में है कोई मोहब्बत का नमूना? नमूने तो बहुत होंगे, लेकिन जब ये चीज़ें टूटती हैं एक ख़ास सियासी, जो मैंने शुरू में कहा, सियासी नज़रिए से, तो ये कौन सा जहर भरती हैं, क्योंकि ये उनकी सच्चाई है। वो सच को और झूठ को सियासत के साथ मिक्स करके इतनी पावरफुल कहानी बनाते हैं कि जिससे आने वाली जनरेशन जो है वो क्या करेगी। यहाँ तो पल रही है, यहाँ उसका होगा। कुछ मुल्कों में मैंने साफ देखा कि वहाँ पे कितना असर होता है उन चीज़ों का जो प्रोपेगेंडा होता है। जब मैं ईरान में थी तो वहाँ पे मुझे मांटो पहनना पड़ता था, एक कोट नीचे तक, और सर के ऊपर रूसरी करके फिर ही मुझे इजाज़त मिलती थी किसी काम की। लेकिन जब मैं लौटी तो वहाँ जो एक फैमिली थी, मेरी दोस्त, उनका एक बच्चा था 5 साल का, वो लेके मेरे घर ठहरी थी। तो उसने, जानते हैं अपनी माँ से क्या कहा था कि मामान खानम शर्मा एक जने बात शोध, यानी खानम शर्मा जो हैं एक बहुत बुरी औरत में तब्दील हो चुकी है। मेरे बाल खुले थे और साड़ी पहनी थी तो कमर और पेट दिख रहा था। तो आप ये देखिए कि जब हमारे बच्चे इस सच और झूठ के साथ बड़े होके उन तारीखों को पढ़ेंगे जो पहले लिखी गई है और उस तारीख को पढ़ेंगे जो हमारे राइटर विदेशों में रह के इंडिया पे काम कर रहे हैं, उनका हाल क्या होगा। इसीलिए तो हिस्ट्री के अंदर हाँ, ही एक लफ्ज स्टोरी छुपा हुआ है। जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक इतनी दर्दनाक दौर से हम गुजर रहे हैं कि उसमें आप कैसे छटपटा के इन चीज़ों को अलग कीजिएगा। दूध अलग है और पानी अलग है।
तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है, जो तारीख के साथ सच्चाई और झूठ का खेल हो रहा है। तो मैं एक नासिरा जी आपकी एक कहानी मैंने पढ़ी थी, असली बात, जो कि दंगों की पृष्ठभूमि पे थी, बैकग्राउंड पे थी। और वो जब कहानी खत्म होती है तो उसकी अंतिम लाइन थी, रोटी में कितनी ताकत है, जब चाहती है बांट देती है और जब चाहती है एक कर देती है। ये एक ऐसा सच है जो हम सब जानते हैं, और समय समय पे तमाम जो है कहानीकारों ने और इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इस पर अपनी अपनी बातें कही हैं। तो क्या कभी कभी ये निराशा नहीं होती है कि एक राइटर जो है, जो लगातार इस सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज के लिए लिखता है, अपनी बातें रखता है, उसके बावजूद हमारी सोसाइटी कई बार लगता है कि वो धीरे धीरे करके और जो है उस मतलब एक बुरी खराब तरफ जा रही है, मतलब हालात और बदतर हो रहे हैं। कभी ये बात मन में आती है बतौर रचनाकार? क्यों नहीं होती है? मेरे ख्याल से जिस तरह के तजुर्बे मुझे शादी के बाद होने चाहिए थे, वो तो एक भी नहीं हुआ। और एक बहुत लंबा अरसा, जिसे कहेंगे 7 साल 8 साल पहले तक, मेरे नाम को हर आदमी कहता था बहुत खूबसूरत नाम है। और जब मैं राष्ट्रपति ज़ैल सिंह से इंटरव्यू लेने गई थी, तो उन्होंने मेरा, बजाय इसके कि मैं उनको आदाब करती, उससे पहले ही उन्होंने मेरा वेलकम इस तरह किया था, आओ आओ नासरा, तुम ही तो न्यू इंडिया हो। आज मैं सुनती हूँ कि ये कैसा नाम है। और जानते हैं, सबसे पहला जब मैं चश्मा बनवाने गई तो नाम वहाँ दिया, तो उनका ये कैसा नाम, ये नाम अच्छा नहीं है, नासरा हटा दीजिए ना। अब कितने लोग इस नाम पे इतराज करते हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि जमाना कैसा करवट बदल रहा है। जबकि ज़माना एक ये था कि हम लोगों को ये एहसास ही नहीं होता था कि जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, कितने हिंदुओं के घर हैं, कितने बनियों के घर हैं, कौन क्या है। एक मोहब्बत थी, लेकिन उसके साथ खान पान हमारा नहीं था। हमारी अपनी अपनी पहचान थी, जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। लेकिन ये सब क्या हो क्या रहा है? आज मेरी घर में काम करने वाले इस तरह के सवाल करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस मोहल्ले में आई थी, तो किसी ने उंगली उठा के कहा था, सुनो, ये इस घर में हिंदू मुसलमान इकट्ठा रहते हैं। और अब मैं सुनती हूँ कि देखिए वो मुसलमान और ये सब, वक्त ने बहुत तेजी से करवट बदली है। इतनी बुरी तरह से करवट बदली है कि उसने हमारी राइटिंग को जीरो कर दिया है। उसको पढ़ना, समझना, कहना, सब कुछ फजूल है। ये बहुत पहले ये बातें होती थी कि मुझे मकान नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। अब तो ये चीजें शिद्दत पकड़ गई हैं। इसको कौन रोकेगा बताइए? कौन सा कलम रोक पाएगा? बहुत तो लिखा, मेरी तो पूरी राइटिंग इसी तरह की है। लेकिन क्या हम रोक पा रहे हैं? क्या हमारी राइटिंग से ज्यादा सियासत की बोली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? हमें क्या करना चाहिए? शाहबानों के लिए हम लोग मोहल्ले मोहल्ले गए और खड़े होके हम लोगों ने बातें की। लेकिन अब वो हौसला कि हम मोहल्ले मोहल्ले जाएं और कहें आराम से रहो, ऐसा नहीं है। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कहीं खोता चला जा रहा है। लेकिन इस तरह के लेखन, जो मैंने कहा तंबोलन थी और सिपाही उसके बच्चे को खिला रहा है और कर्फ्यू लगा है, इस तरह का किरदार अब मैं नहीं उठा पाऊंगी, क्योंकि वो किरदार है ही नहीं। किरदार ही नहीं है, वही वो मतलब किरदार ही नहीं है, तो जी। हम कैसे वो किरदार उठाएंगे? अब यहाँ पे आ जाता है, क्या हम झूठी कहानियां लिखें और जबरदस्ती के किरदार हम दें? क्या ये एक आंदोलन की शक्ल होगी? ये सवाल हमारे सामने है। सिद्दीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसी सवाल पर, आप क्या सोचते हैं? सवाल क्या है जरा? सवाल बस यही है कि जो हालात, ऐसा लगता है कि
कि ये सारी बातें जो हम लंबे समय से लिखते आए हैं, जो हम पढ़ते आए हैं हाँ, बचपन वक्त से, बदल रहा है वक्त बदल रहा है, तो क्या वो निराशा जो है कहीं लेखक और को ये घेर रही बुराई है? हमारे नज़र में ये जो भी हो रहा है दिन ब दिन वो बुरा होता जा रहा है, अंधेरा अंधेरा होता जा रहा है। तो ये डार्कनेस जो फैल रहा है, जाहिर है कि ये डार्कनेस फिक्शन के अंदर भी दिखाई दे रहा है और दिखाई देना इसका लाजमी भी है। ये फिक्शन क्या है? हम जो भी बात कर रहे हैं फिक्शन के हवाले से इस वक्त कर रहे हैं। हम समाज के मामलात के बारे में भी अगर बात करते हैं तो फिक्शन की बात करते हैं। हम कितनों भी कोशिश करें, फिक्शन का पहला मकसद अगर ये है कि लोगों को मुसर्रत से हमकिनार करना है, लेकिन दहशतनाक सच्चाइयाँ इसमें आ ही जाती हैं, आप इसे रोक नहीं सकते हैं। अब ये समाज किस रुख में जा रहा है और किनकी आवाज़ें छीनी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो आवाज़ें जब छीनी जाती हैं तो उनकी जो खामोशियाँ हैं, वो खामोशियाँ भी फिक्शन में आना लाजमी है और ये आ रही हैं खामोशियाँ। आप इससे बहुत ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं। फिक्शन अपना काम कर रहा है, लेकिन फिक्शन प्रोपेगेंडा मशीन नहीं है, बहुत लाउड नहीं है ये। जी। फिक्शन में देखिए आप रियलिटी जैसे दूध की बालाई से जो जम जाती है, फिक्शन सच्चाई या वो चीज़ नहीं है कि आप उससे उंगली से उठाकर मुंह में डाल लिए। आपको इसके अंदर उतरना पड़ता है, बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। बहुत डार्क हो चुका है आज का फिक्शन। आप इसके अंदर उतर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोयले के कान में उतर रहे हैं। बल्कि मुझे यकीन है कि एक बड़ा शाहकार अगर आप है और उसके अंदर आपने उतरने की ज़हमत फरमाई, तो मुझे यकीन है कि जब उससे बाहर आएंगे तो आपके कपड़े सफ़ेद नहीं रहेंगे। जी, हाँ, मैं इनकी बात को सपोर्ट करते हुए एक जुमला कहूंगी कि मैंने एक लेख लिखा था, उसका नाम ये था कि पत्रकारिता आपको रोज जीने का सलीका सिखाती है और जो साहित्य है वो आपको इंसान बनाने में मदद करता है। लेकिन बहुत धीरे धीरे पत्रकार रोज आपके साथ वो करती है। जब देश की पत्रकारिता, कितने देशों की पत्रकारिता अपने ही लोगों से बेईमानी करने लगती है, तो इंसान का हौसला जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिरने लगता है और इतनी घुटन का एहसास होता है कि उसके लिए आप करेंगे क्या, उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे। आप छप नहीं सकते, आप टेलीविजन पे बोल नहीं सकते, ठीक है, आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे आप अपने को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ये जिंदगी में मेरे 45 साल की उम्र की राइटिंग में कभी मेरी किताब या मेरी कहे हुए लोगों को कि इनकी किताब छापिए, कभी किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन आज दौर वहाँ पहुँच गया है कि पहले प्रकाशक ये कहता हम किताब देखेंगे फिर छापेंगे। ये अजीब सा दौर है, ये अजीब सा दौर है। और अगर मैं कहूँगी कि ईरान के रेवोल्यूशन के बाद जो कुछ मैंने घुटन देखी, जिस घुटन के खिलाफ आवाज़ उठी थी, वही घुटन किस तरह से फैली है, मुझे लगता है वो सब मैं दोहरा रही हूँ इस दौर में। सही बात है, ये किसी ये दुस्वप्न बड़ी के दोहराए अजीब जाने सी जैसा बात है, वही रंगत, वही अंदाज, आप कुछ कहना चाह वही रहे थे चीजें। आबिद साहब? ये इससे इससे कैसे हैं? सूरती साहब ने नल तो ठीक कर दिया है, और ये जो मैंने कुइयाँ जान पढ़ी, कितने लोगों ने ये जुमला कहा कि जो बहता हुआ नल था, जब मैं इस किताब के मतलब बीच में थी, तो मैंने उठ के नल पहले बंद तो नहीं कर पाई, नीचे डिब्बा लगाया और दूसरे ही दिन मैंने प्लम्बर को बुलाया। ये जो एक बेहिसी है हम लोगों में, सिर्फ पानी के लिए नहीं है, एक दूसरे के लिए जो बेहिसी है वो बहुत शदीद है। और मैं किसी सरकार को बुरा नहीं कहती हूँ, जब हम ही बुरे हैं तो हम सरकार बदलेंगे कैसे? हम सरकार से शिकवा क्या करेंगे? हमारी राइटिंग पढ़ता कौन है? पहले तो ये है कि किताबें बिकती हैं तो कौन सी बिकती हैं, और प्रकाशक किन किताबों को आगे करता है, उसके ऊपर आलोचक क्या बात करते हैं। छोटी और बेकार की कहानी पे बहुत बड़ी आलोचना निकलती, वाहवाही होती है, और जो सबसे अहम किताब है उसको पीछे करने के लिए न सिर्फ राइटर बल्कि प्रकाशक भी लापरवाही करता है कि ये तो बिकेगी, अपने अपने अच्छाई से बिकेगी। तो ये सारी चीज़ों पे
जगाना बहुत जरूरी है आपको, दूसरे लोगों को। ये काम तो करना ही पड़ेगा, राइटिंग के अलावा, पत्रकारिता के अलावा, इन बहस के अलावा, कि आप अपने साथियों को कैसे करें। जैसे ये जो 2002 का दंगा था, तो उसके ऊपर ये काम जो है कुछ ऐसे हिंदुओं ने करना शुरू कर दिया जिनको अंदर से बहुत घुटन महसूस हुई कि हिंदू ऐसा कर सकते हैं। तो उन लोगों ने 19 गांव बसाए। उसके ऊपर एक लेडी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी कि जो गांव उजड़ा था उसको बसाया गया, तो हिंदू बहुत मनाने पे चले गए, मुसलमान मनाने के बावजूद नहीं गए, और वहाँ पे फलों की खेती होती थी। अब जब खेती उन लोगों ने शुरू की अनाज की, तो कोई भी औजार नहीं था। अब बनाए कौन? लोहार आने को तैयार नहीं। जाके लोहार को मना के लाए कि किसी तरह हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, अब तुम्हारा घर कोई उजाड़ेगा नहीं, जलाएगा नहीं, आप आइए। लोहार आया। कहने का मेरा मतलब ये इस कहानी के ये है कि ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारा हिंदुस्तानी ताना बाना है वो इतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमें बात करनी होगी उन लोगों से जो ये बात नहीं समझ रहे हैं। नसरा जी, सिर्फ जी राइटिंग से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। नसरा जी, एक ये चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल की शुरुआती लाइनें थी, ए टेल ऑफ टू सिटीज, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले बस उन्हीं लाइनों को हिंदी में पढ़ना चाहूँगा कि यह सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था, ये ज्ञान की सदी थी, ये मूर्खता की भी सदी थी, ये विश्वास का युग था, ये अविश्वसनीयता का युग था, ये प्रकाश का मौसम था, ये अंधकार का भी मौसम था, ये आशा का वसंत था, ये निराशा की ठिठुरन भी थी। तो शायद यही वो वक्त है, शायद आज भी हम उसी तरह के किसी वक्त में जी रहे हैं, और इसी में जो है रचनाकार अपने समय के सच को शायद खोज पाएगा और लोगों तक पहुंचा पाएगा। हम इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। आप सबका शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया कि हम लोगों को बड़े सुकून से सुना आप लोगों ने।